दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ओए न्यूज़ में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन को खोला था और उससे हालत और भी बिगड़ रही थी क्योंकि दिन ब दिन संक्रमितों के केसेस में इजाफा ही हो रहा है। आपको बता दें कि अभी तक देश में संक्रमितों के आंकड़े क्या हैं। दोस्तों एक दिन में रिकॉर्ड 13,107 मरीज बढ़े, अब तक 3,67,000 केसेस। देश में मरने वालों की संख्या 12,263 हुई और जैसे जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे पीएम मोदी ने लॉन्च की कोयला खानों की नीलामी, बोले भारत कोविड संकट को अवसर में बदलेगा। और इसी के साथ जानेंगे भारत फिर बना सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य और जानेंगे चीन को बड़ा झटका, रेलवे ने रद्द किया 471 करोड़ का ठेका। और इसी के साथ जानेंगे दोस्तों कोरोना वायरस उन लोगों के बीच आसानी से फैलता है जो एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों पूरा खबर विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है तो आप अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो इसी के साथ आपको ले चलते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। 21 जून को बंद रह सकती हैं एसबीआई की ये सर्विसेज, पहले ही रहें तैयार। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है क्योंकि गुरुवार को स्टेट बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी कि 21 जून 2020 को उसकी ऑनलाइन सर्विसेज बंद रह सकती हैं। ऐसे में अगर आप किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्लान बना रहे हैं तो इसके हिसाब से ही बनाएं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही एसबीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को ट्रांजैक्शन करने में समस्या आ रही थी, इसीलिए गुरुवार को एसबीआई ने अपने एक ट्वीट में लिखा, बैंक अपने कुछ एप्लीकेशंस के लिए नए एनवायरनमेंट को लागू कर रहा है, इसलिए 21 जून को बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस करने में समस्या आ सकती है। हम ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि इस असुविधा से बचने के लिए वो प्लान कर लें। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्र को करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में भारत की बड़ी भूमिका रही है। खुद पीएम मोदी ने साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के देशों ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तब से ही योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आपको बता दूं, जब साल 2015 में 21 जून को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तो देश दुनिया में कई बड़ी हस्तियों और लोगों ने हिस्सा लिया था। वैसे योग दिवस भारत में हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोई खास तैयारी नहीं की जा रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी जीवन में योग के महत्व के मुद्दे पर बात करेंगे। और इसी के साथ कोरोना वायरस उन लोगों के बीच आसानी से फैलता है जो एक साथ रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर हुए एक अध्ययन में सामने आया है कि कोरोना वायरस उन लोगों के बीच आसानी से फैलता है जो एक साथ रहते हैं या फिर परिवार के अन्य सदस्यों जो संक्रमित हैं और उसमें लक्षण दिखाई नहीं देते। ऐसे में यह तेजी से फैलता है। द लेसेंट इन्फेक्शियस डिसीजेज जर्नल में बुधवार को प्रकाशित शोध SARS-CoV-2 भी बताता है कि कोविड-19 का कारण गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम या मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम की तुलना में घरों में अधिक आसानी से फैल सकता है। और इसी के साथ आगे देखेंगे, सेना ने अग्रिम मोर्चों पर तैनाती बढ़ाई, सीमावर्ती गांवों को खाली कराया गया। तीसरी बैठक में भी नहीं बनी बात। जी हाँ दोस्तों, गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों की धोखेबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद अब भारतीय सेना इस मोर्चे पर कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। सेना ने चीन से लगी सभी सीमाओं के अग्रिम मोर्चों पर तैनाती बढ़ा दी है। कई सीमावर्ती गांवों को भी खाली कराया जा रहा है। इसी बीच मौजूदा हालात सामान्य करने के लिए सैन्य कमांडर स्तर पर हुई बातचीत में गुरुवार को सेना ने फिर स्पष्ट कर दिया गलवान घाटी में पहले की स्थिति बहाल करने के अलावा इसका चीन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी के साथ कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को समय पर दे वेतन, केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमितों के इलाज में जुटे डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पतालों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दरअसल आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा था कि वह कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन का भुगतान करें और उन्हें क्वारंटाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को निर्देश दें। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले खबर की ओर। पीएम मोदी ने लॉन्च की कोयला खानों की नीलामी,
बोले भारत कोविड संकट को अवसर में बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया को लॉन्च किया। इस लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इतने चुनौतीपूर्ण समय में इस तरह के इवेंट का होना, आप सभी का उसमें शामिल होना एक बड़ी आशा जगाता है और विश्वास का एक नया संदेश लेकर आता है। भारत कोरोना से लड़ेगा और आगे बढ़ेगा भी। आपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भारत उसे अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है। प्रधानमंत्री ने इस नीलामी प्रक्रिया के उद्घाटन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि आप अपना विश्वास, अपना हौसला बुलंद रखिए। हम ये कर सकते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की जो यात्रा 130 करोड़ भारतीयों ने शुरू की है, उसमें आप सभी बहुत बड़े भागीदार हैं। भारत की सफलता, भारत की ग्रोथ निश्चित है। हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले खबर की ओर। चीन को पहला बड़ा झटका, रेलवे ने रद्द किया 471 करोड़ का ठेका। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट से चीन की कंपनी का ठेका रद्द करने का फैसला किया है। रेलवे के इस फैसले को भारत और चीन के बीच बढ़ी तनातनी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चीनी कंपनी के ढीले रवैये और खराब प्रदर्शन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं आपको बता दूं कि चीन की बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी रेलवे के ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में कानपुर से दीनदयाल नगर के बीच 417 किलोमीटर की दूरी में सिग्नल बिछाने का काम कर रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ चलता हूं अपनी अगली खबर की तरफ। हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला की शुरू। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोरोना वायरस परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला शुरू की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के नवाचार देश के आंतरिक दुर्गम भागों में विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस लैब के दायरे के बारे में बताते हुए बोला, इसमें प्रतिदिन 25 RT-PCR परीक्षण, प्रतिदिन 300 ELISA परीक्षण और टीबी HIV के लिए अतिरिक्त परीक्षण CGHS दरों के अनुसार करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमने फरवरी में एक प्रयोगशाला के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। आज हमारे पास देश भर में 953 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से 953 में से लगभग 699 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अगले खबर की ओर। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बना। मोदी ने समर्थन देने वाले देशों का आभार जताया, कहा दुनिया में अमन और बराबरी के लिए काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत 8 साल में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। बुधवार को हुई वोटिंग में महासभा के 193 देशों ने हिस्सा लिया। 184 देशों ने भारत का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समर्थन देने वाले देशों का आभार जताया। भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का स्वागत किया, कहा भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया में अमन, बहाली और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर काम करेंगे। और इसी के साथ अगली खबर है, कांपी धरती। मिजोरम में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। न्यूजीलैंड में 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की आशंका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के मिजोरम में गुरुवार शाम को 5.0 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र मिजोरम के चंफाई में था। वहीं न्यूजीलैंड में भी गुरुवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल 7.4 दर्ज की गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि इसका केंद्र उत्तर पूर्व न्यूजीलैंड में केरमाडेक आइलैंड पर ओपीटिकी में जमीन के 33 किलोमीटर नीचे था। बताया जा रहा है कि भूकंप के असर से सुनामी की लहरें न्यूजीलैंड में नहीं उठेंगी, लेकिन एपिसेंटर से 300 किलोमीटर दूर सुनामी कहर बरपा सकती है। जियोनेट के मुताबिक करीब 9000 लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। वहीं आपको बता दूं, इससे पहले मंगलवार को प्लेंट्री की खाड़ी में भूकंप आया था। सो दोस्तों, इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।